हाँ जी, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच शिक्षा हब पर। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो अपना सीईटी मेंस में है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी ब्रांच मेनली तो अपनी सीईटी में, तो वो सीरीज़ चल रही है, उसके डेली के आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं। अब काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अगर इस कंटेंट की आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन मंच पर शिक्षा हब का टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं पीडीएफ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो व्यूज़ हैं वो अच्छे आएँ, ठीक है। व्यूज़ अच्छे आएंगे तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपको डेली के डेली अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन होता है उत्पादन, पॉसिबिलिटी होती है संभावनाएं, कर्व होता है वक्र। अब इसके नाम से आपको क्या पता लग रहा है कि आप इसके अंदर क्या करोगे, उत्पादन की विभिन्न विभिन्न संभावनाओं को जानोगे, ठीक है। विभिन्न विभिन्न संभावनाओं को जानोगे और कर्व लगा दिया साथ में, तो आपको क्या दिखा दिया, मतलब कि आपको एक ग्राफ के पेज पर उत्पादन की विभिन्न विभिन्न संभावनाओं को दर्शाया जाएगा, समझाया जाएगा, ठीक है। इसके माध्यम से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। पहले तो आप जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ possible combination of two goods which can be produced with the given resources and technology। ये क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ग्राफिकली दर्शाया जाता है संभाविक कॉम्बिनेशनों को, संभाविक संयोजकों को, किसके, दो चीज़ों के जो कि क्या करी जा सकती है, उत्पादन करी जा सकती हैं, किनसे, गिवन रिसोर्सेज जो हमें स्रोत दिए गए हैं उनसे, जो हमें टेक्नोलॉजी दी गई है उनसे, जो हमें स्रोत और टेक्नोलॉजी दी गई है, तकनीक दी गई है, उनसे हम दो वस्तुओं के विभिन्न विभिन्न संयोजक कॉम्बिनेशन देखेंगे कि कैसे उत्पादन किए जा सकते हैं, ठीक है। पीपीसी हमें ये दर्शाती है, ठीक है। जानते हैं इसको, थोड़ा सा ग्राफिकली भी देखेंगे हम, ठीक है। आगे इसका क्या नाम है, दिस कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, इसको क्या परिवर्तन रेखा भी बोल देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, परिवर्तन वक्र भी बोल दिया जाता है, ठीक है। आप इसी से लगा लो, आपका एक एमसीक्यू बन सकता है कि जो पीपीसी होती है, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसके 4 नाम हैं, एक नाम और है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दूसरा नाम है पीपीएफ मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और तीसरा नाम है इसका ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, चौथा नाम है इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। आपका एमसीक्यू आ सकता है भी इन चारों के चारों नाम पर भी एक आपका एमसीक्यू बन सकता है कि पीपीसी कर्व को और क्या बोला जाता है, या पीपीसी कर्व इनमें से किन तीनों ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि ये तीनों होंगे, उसके नाम, और चौथा होगा वो नहीं होगा, तो आपको बताना है कि कौन सा पीपीसी का दूसरा नाम नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देख लो कि इसके 4 हैं, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि इसमें हम सिर्फ 2 गुड्स को क्यों लेते हैं। अब आपको पता है कि ये क्या है, कि कर्व है, और कर्व के अंदर हमारे पास 2 ही एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसलिए हम एक गुड और 2 गुड्स ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 गुड्स का ही हम ग्राफिकली प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जानते हैं थोड़ा सा, इट इंडिकेट्स दैट इफ़ मोर ऑफ गुड वाई इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, ये हमें दर्शाता है कि अगर गुड वाई का ज़्यादा उत्पादन करना है तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल हैव टू बी विड्रॉन फ्रॉम द गुड वाई, जो हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर हैं, कारक हैं, तत्व हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, विड्रॉन मतलब निकालना पड़ेगा गुड वाई में से, एंड ट्रांसफ़र टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, और किस में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, गुड एक्स के उत्पादन में ट्रांसफ़र कर देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा ऐसे, आपको मैंने क्या बताया था कि हमारे जो स्रोत हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं, टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है। अगर हमने कम्बिनेशन चेंज करने हैं, एक वस्तु को बढ़ाना है, एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है, तो हमें दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ेगा। अगर हम उसको कम करेंगे तो जो प्रोडक्शन के फैक्टर उस दूसरी वस्तु को कम करने वाली वस्तु में लगे हुए हैं, तो उनको उठाकर वहाँ से जिस वस्तु का हमें उत्पादन ज़्यादा करना है हम उसमें लगाएंगे,
ठीक है। अब आप थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रोडक्शन के अंदर, उत्पादन के अंदर हम 4 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 4M भी बोल सकते हैं उसको, 4 फैक्टर भी बोल सकते हैं। कौन कौन से थे वो हमारे, वो पहला तो था हमारा कैपिटल, ठीक है। एक तो थी हमारी कैपिटल, ठीक है। कैपिटल ये है प्रोडक्शन के फैक्टर हैं, मतलब उत्पादन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दूसरा था अपना लेबर, लेबर भी बोल सकते हो इसको आप, मैन पावर भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या थी, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमशीलता थी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए, ठीक है। ये तीनों के तीनों अपने क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन करते टाइम हमें इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। पैसे की ज़रूरत होती है, मशीनरी की, टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत होती है, तो ये सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब ये 2 चीज़ें हैं, एक एक्स गुड बना रहे हैं, एक हम वाई गुड बना रहे हैं। इसकी हम 10 यूनिट बना रहे हैं, इसकी हम 20 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको 10 से 15 करना चाहते हैं, 15 करने चाहते हैं। मतलब देखो ऐसा समझाती हूँ, एक्स गुड है, वाई गुड है, ठीक है। इसमें हमने एक मशीन लगा रखी है, इसमें हमने 2 मशीनें लगा रखी है, ठीक है। इसमें हमने आप लगा लो 100 रुपये लगाए हैं, इसमें हमने 200 रुपये लगाए हैं, ठीक है, वाई की गुड में। अब इस एक मशीन का उपयोग कर कर 100 रुपये का प्रयोग कर कर हमें कितनी यूनिट मिल रही हैं, 5 यूनिट मिल रही हैं। उधर वाई की है, हमें 2 मशीनें का प्रयोग कर कर 200 रुपये का प्रयोग कर कर हमें 10 यूनिट मिल रही हैं। लेकिन एक ये कॉम्बिनेशन हो गया, एक कॉम्बिनेशन अपना ये हो गया। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम एक्स की क्या करें, 7 यूनिट बनाएं। तो अगर हमें इसकी 7 बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उठाकर एक मशीन ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी इधर, ठीक है। यहाँ से कुछ पैसा भी कम कर कर इधर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो हमारे पास लिमिटेड है। ये हम मानकर चलते हैं पीपीसी कर्व बनाते समय कि हमारे पास ना तो पैसा बढ़ेगा, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, कुछ नहीं बढ़ेगा। ये अजप्शन होती है, 3-4 लेनी पड़ती है। क्यों, अगर वो नहीं होंगी तो क्या है, अगर अपना पैसा बढ़ गया तो अपने को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ट्रांसफ़र करने की, ठीक है। हमारे पास लिमिट है ना चीज़ों की, इसी वजह से ट्रांसफ़र करना पड़ रहा है। तो अपन ने क्या करा, एक मशीन को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, पैसों को कर दिया, तो इधर तो हमारी 5 से 2 यूनिट बढ़कर 7 हमें मिल गई। और इधर क्या होगी, हमारी 10 से हमारी 8 यूनिट ही रह गई। तो ये क्या हुआ, आपका 7 और 8 एक और कॉम्बिनेशन तैयार हो गया, ठीक है। इससे आपको क्या पता चला कि अगर आपने एक गुड का उत्पादन बढ़ाना है तो आपको दूसरी का कम करना पड़ेगा। और दूसरी बात आपको क्या पता चली कि जिसका कम करना पड़ेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वहाँ से हटाकर जिसका बढ़ाना है उस वस्तु के उत्पादन में लगाने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं आगे। मैंने आपको क्या बोला कि कुछ मान्यताएं हैं, अगर वो मान्यताएं होंगी तभी पीपीसी कर्व अपनी अप्लाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। सबसे पहले क्या थी हमारी कि रिसोर्सेज क्या हैं, फिक्स है, ठीक है। ये तो होगी, अगर रिसोर्सेज फिक्स नहीं होगी, रिसोर्सेज क्या है, बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं, तो हमें क्या है, ट्रांसफ़र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्यों ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिट की चीज़ें हैं। दूसरा क्या है, विद द गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। ये चीज़ भी मैंने आपको बताई है कि हम यही मानकर चलेंगे कि हम सिर्फ 2 चीज़ों का उत्पादन कर सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि पीवीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वक्र है, वो सिर्फ 2 गुड्स का ही क्या कर सकता है, कंपैरिजन कर सकता है, 2 चीज़ों का ही कम्बिनेशन बना सकता है, क्योंकि उसके ऊपर ग्राफ के ऊपर अपनी 2 ही एक्सिस होती है। तो हम 2 चीज़ों का मान लेकर चलते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। तीसरी चीज़ क्या है, रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। ये सबसे मेन चीज़ है। अब फुली यूटिलाइज से आप क्या समझ रहे हो, 2 चीज़ें होती है, एक होता है अपना फुलर यूटिलाइजेशन और एक होता है अपना अंडर यूटिलाइजेशन। अब देखो एक मशीन है अपने पास, ठीक है। उसको जब हम चलाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हद से हद, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब लास्ट लिमिट तक आप उससे 10 चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। अब 10 से कम कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अब 10 से कम कितनी भी हो सकती है। अब आपने इस मशीन का प्रयोग किया प्रोडक्शन के अंदर और आपने कितनी चीज़ें बनाई, आपने बनाई 8 चीज़ें बनाई आपने।
अब आपने 8 चीज़ें बना ली, तो वहाँ पर मशीन का क्या हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है ना। जितना उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, जितना उसको प्रयोग किया जा सकता है उतना नहीं हुआ, उससे कम हुआ, तो ये क्या हो गया, अंडर यूटिलाइजेशन हो गया। लेकिन जब आपने क्या करा, उसकी 10 यूनिट ही वो बना सकती थी और आपने 10 ही बना ली, तो वहाँ पर क्या हो गया, उस मशीन का पूर्ण रूप से फुलर यूटिलाइजेशन हो गया। ठीक है, तो आप इसमें भी यही मानकर चलते हो, क्योंकि अगर ये अंडर यूटिलाइजेशन की मान्यता लेकर चलोगे पीपीसी कर्व में, तो आप क्या है, जब आपको किसी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको किसी मशीन को ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मशीन की अभी प्रयोग की कैपेसिटी अभी बची हुई है। आप उसी कैपेसिटी को बढ़ाकर चीज़ का उत्पादन बढ़ा लोगे, आपको ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप उसका पूरा का पूरा हद से ज़्यादा जितनी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जितना प्रयोग कर सकते हैं उतना कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्रोतों को ट्रांसफ़र ही करना पड़ेगा एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक। तभी हमारी जो पीपीसी कर्व है वो अप्लाई होगी, तभी उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, तभी उसके ऊपर जो हमारे थ्योरी है, हमारा सिद्धांत है, वो लगेगा। ठीक है, अब आपको फुलर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन भी चीज़ समझ आ गई होगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मशीन के रूप में हम मशीन वाले मामले में यूज़ करेंगे, कुछ भी हो सकता है, कोई और भी स्रोत हो सकता है। अब एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, एक मैन है, उसको आपने काम पे लगा रखा है, वो क्या कर सकता है, वो 10 घंटे मान लो आप, वो 20 घंटे काम कर सकता है। एक आदमी 20 घंटे काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो जस्ट काम कितना कर रहा है, 15 घंटे ही अपना काम कर रहा है। तो अभी क्या है, अभी उसका क्या हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। जब वो 20 घंटे करेगा तब उसका फुलर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, और जब फुलर यूटिलाइजेशन होगा तब ही मानेंगे कि जो हमारे पीपीसी कर्व है वो दोनों वस्तुओं पर लगी हुई है। नहीं तो अगर वो अंडर यूटिलाइजेशन कर रहा है, स्रोतों का अभी पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं हो रहा, तो उस समय पर क्या होगा कि अगर हमने किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो हम उन स्रोतों को ही क्या कर लेंगे, स्रोतों का ही प्रयोग बढ़ा देंगे और उनको कर लेंगे, लेकिन हम ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे स्रोतों को, दूसरी वस्तु की स्रोतों की में कमी नहीं करेंगे, उसकी कम्बिनेशन कम नहीं करेंगे, तो हमारा जो ये सिद्धांत है पीपीसी कर्व वाला, ये अप्लाई नहीं होगा। तो कुछ एक अजम्पशन मानकर चलनी पड़ती है। ठीक है, चौथी अपनी अजम्पशन क्या है, टेक्नोलॉजी इज़ अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। अब यही चीज़ को भी हमें क्या मानकर चल रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी, तकनीक में भी कोई भी बदलाव नहीं हुआ। अब देखो वही बात होगी, अगर तकनीक में बदलाव हो गया, मान लो आपके पास पहले नोकिया फ़ोन था, अब आपके पास क्या है, एंड्रॉयड फ़ोन आ गए। तकनीक में बदलाव होने की वजह से आप कितना आगे बढ़ गए। उसी तरह अगर मशीनों की तकनीक में बदलाव आ गया, मशीनों की तकनीक अच्छी हो गई, तो आपको वही चीज़ आ जाएगी। आपको क्या है, आप अपने रिसोर्सों को बिना ट्रांसफ़र किए, एक दूसरे से बिना ट्रांसफ़र किए आप अपने उत्पादन को बढ़ा लोगे। अगर बिना ट्रांसफ़र के उत्पादन बढ़ गया, दोनों गुड्स का उत्पादन बढ़ गया, तो आपका सिद्धांत पीपीसी कर्व वाला यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अगर मशीनों की तकनीक वो कांस्टेंट ही है, वो जितनी पहले बना पा रही थी वो अब भी उतनी बना पा रही है चीज़ें। ठीक है, टेक्नोलॉजी में सुधार का मतलब यहाँ पर लगा लो कि एक मशीन है, वो पहले क्या थी, जब उस मशीन का पूर्ण रूप से प्रयोग हो रहा था, फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा था, ठीक है, तो वो कितनी 10 चीज़ें बना रही थी, लेकिन उसी मशीन का एक नया उपयोग, नया क्या कहते हैं उपयोग, सॉरी, नया रूप आ गया, उसका नया वर्जन आ गया। आज के लैंग्वेज में बोल देते हैं ना, नया वर्जन आ गया, नया वर्जन आ गया। अब उससे आप 15 चीज़ें बना सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्रोतों को ट्रांसफ़र करना ही नहीं पड़ेगा। आप वो वाली पुरानी वाली मशीन हटाओगे, नई वाली मशीन लगा दोगे उत्पादन में, और आपका क्या है, आपकी किसी स्रोतों में कमी भी नहीं करनी पड़ी। दूसरी गुड्स का भी उत्पादन बढ़ गया, पहली गुड का भी उत्पादन बढ़ गया, पहली वस्तु का भी बढ़ गया, दूसरी गुड वस्तु का भी बढ़ गया। तो आपको वो नहीं करना पड़ा ना ट्रांसफ़र। लेकिन अगर यह चीज़ होगी तो आपका पीपीसी कर्व नहीं बनेगा, वो इसके ऊपर सिद्धांत अप्लाई नहीं करेगा। तो ये कुछ मान्यताएं हैं, ये हमें लेकर चलनी ही पड़ेगी जब हम पीपीसी कर्व पर, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, उत्पादन संभावना वक्र पर हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, स्टडी करते हैं उत्पादन की। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब ये देखो, अब वही चीज़ है, ये क्या है आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। मैंने आपको, वैसे मैंने थोड़ा सा समझा दिया, लेकिन इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब लगा लो, एक इंसान है, एक आदमी है, एक कंज्यूमर है, या एक प्रोड्यूसर है, यहाँ पर सॉरी प्रोड्यूसर की बात आएगी, प्रोड्यूसर है। उसके पास जो पैसा है, जो उसके पास स्रोत हैं, जो उसके पास तकनीक है,
उससे वो अलग अलग दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना सकता है। एक तो वो क्या है, गेहूं का उत्पादन कर सकता है, दूसरा वो कपड़े का उत्पादन कर सकता है। ठीक है, अब वो दो काम कर सकता है। जब वो जितने भी उसके स्रोत हैं वो सारे के सारे गेहूं बनाने में लगा देता है तो वो 100 टन, लगा लो यहाँ पर टन में है वीट, 100 टन गेहूं उगा लेता है। ठीक है, और सारे के सारे स्रोत उसने एक में लगा दिए तो क्या होगा, कोई भी यूनिट नहीं बनेगी। ठीक है, आगे चलकर थोड़ा सा वो एक और कॉम्बिनेशन बनाने की सोचता है तो उसने क्या देखा कि वो क्या कर देता है, थोड़े से अपने स्रोत हटाकर किस में लगा देता है, कपड़े बनाने में लगा देता है। थोड़ा सा पैसा हटाकर लगा देता है, टेक्नोलॉजी हटाकर लगा लेता है, तो वो क्या है 90 टन ही गेहूं बनाता है और क्लॉथ की एक यूनिट बना लेता है। यहाँ पर एक यूनिट 1000 बेल्स के बराबर है, बेल्स के अंदर मापा जाता है क्लॉथ को। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा वो एक कॉम्बिनेशन अपना ये हो गया कि अगर वो सारा का सारे स्रोत लगा ले तो वो वीट 100 टन उगा सकता है, क्लॉथ सिर्फ 0 बेल्स बना सकता है, सॉरी। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर वो थोड़े से रिसोर्सेज स्रोत अपने हटा लें तो वो 90 टन तो गेहूँ उगा लेगा और 1000 बेल कितने क्लॉथ कर लेगा। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन और बना लेता है तो वो क्या है, अपना थोड़े से रिसोर्सेज और इसमें ट्रांसफ़र कर देता है क्लॉथ वाले में। ठीक है, तो इससे वो क्या कर लेता है, अपना 2000 बेल तो क्लॉथ बना लेगा, तो उधर उसकी क्या है, वीट की जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो कम होगी। चौथा कॉम्बिनेशन है उसने 40 और 3 का बना लिया कि उसने 40 टन गेहूँ उगाई तो 3000 बेल उसने क्या कर लिया, क्लॉथ बना लिया। फिर उसने जब सारे के सारे स्रोत गेहूँ से हटाकर क्लॉथ में लगा दिए तो उसने क्या किया, 4000 बेल्स या 4 यूनिट लगा लो कपड़े की उसने बना ली। ठीक है, आपको समझ आ गया होगी ये चीज़। लेकिन उसने गेहूँ कितनी बनी, गेहूँ उसकी 0 यूनिट बनी। ठीक है, यहाँ पर अपना वो 4 इंजप्शन लेकर चल रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, फिक्स हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, उसको भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे आपको समझ जो अपने इंजप्शंस पढ़ी है वो यहाँ पर लगेंगी। ठीक है, दूसरी क्या पढ़ी थी कि अपन ने दो चीज़ों का ही देखना है, वीट और क्लॉथ दो का ही देख रहे हैं। अब ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन हमने ग्राफ पर लगाए, ये है अपनी वीट, ये है अपने क्लॉथ की। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर हम क्लॉथ को शो कर रहे हैं, यहाँ पर हम वीट को शो कर रहे हैं। जब हम क्लॉथ का 0 यूनिट बना रहे हैं उस समय हम वीट की 100 यूनिट बना रहे हैं, 100 टन बना रहे हैं। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन अपना ये हो गया। जब हमने थोड़े से स्रोत ट्रांसफ़र कर क्या कर दिए, कपड़े में ट्रांसफ़र कर दिए, तो हमने क्या देखा कि हम कितने यूनिट बना रहे हैं, हम 90 यूनिट क्या बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, और 1 यूनिट क्या बना रहे हैं, क्लॉथ बना रहे हैं। थोड़े से स्रोत हमने और ट्रांसफ़र करे और हमने क्या देखा कि हम यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर 2, ठीक है, ऐसे आगे कर लेंगे हम। ठीक है, तीसरा कॉम्बिनेशन अपना क्या था, सी वाला कॉम्बिनेशन था जिसके अंदर 70 और 2 का था, 70 और 2 का था। ठीक है, फिर अपना कॉम्बिनेशन 40 और 3 का था, 40 और 3 का था, 40 और 3 का कॉम्बिनेशन था 3। ठीक है, ये थोड़ी सी लाइन आगे पीछे होगी, 40 और 3 का था। चौथा अपना लास्ट कॉम्बिनेशन था 0 और 4 का था। जिस समय हम क्या कर रहे हैं, वीट की 0 प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस समय हम क्लॉथ की 4000 बेल्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, अपनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वक्र हो गया, पीपीसी वक्र हो गया। दो वस्तुओं का अलग अलग कॉम्बिनेशन हो गया। अपने कौन कौन से कॉम्बिनेशन बने, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, कॉम्बिनेशन ई। ए में हमने सारे के सारे स्रोत गेहूँ बनाने में लगा दिए, ई में हमने सारे के सारे स्रोत कपड़ा बनाने में लगा दिए। ठीक है, उम्मीद है मुझे आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन थे दो वस्तुओं के, ए में वीट का क्लॉथ अलग था, बी में वीट और क्लॉथ अलग था, सी में वीट क्लॉथ अलग था, डी में अलग था, ई में अलग अलग था। ठीक है, पीपीसी कर्व ये होती है हमारी, जिसके अंदर हम दो वस्तुओं का रिप्रेजेंटेशन देते हैं, दो वस्तुओं को दर्शाते हैं कि जो उसके पास उपलब्ध स्रोत हैं, उपलब्ध टेक्नोलॉजी है, उससे हम दो वस्तुओं में कैसे अलग अलग संयोजक बना के, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के उत्पादन कर सकते हैं एक अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है आपके पास एक नई चीज़, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। आउटपुट यहाँ लगा लो आप, क्या होगा, उत्पादन ही होगा,
कॉम्बिनेशन हो गए संयोजक। अटेनेबल जिनको हम अटेन कर सकते हैं, अनअटेनेबल जिनको हम अटेन नहीं कर सकते। ठीक है, इनको देखते हैं। सबसे पहले अटेनेबल कॉम्बिनेशन, उनको हम क्या बोलते हैं? योग्य संयोजन, योग्य संयोजन। ठीक है, ऑल पॉइंट्स ऑन द पीपीसी और इनसाइड द पीपीसी आर अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। अब ये देखो, ये है आपकी पीपीसी कर्व। ठीक है, अब जो इसके ऊपर होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 ये ऊपर हैं, सॉरी ये इसके अंदर है, ये क्या है आपके अटेनेबल। और जो इसके बाहर होंगे ये क्या है इसके अनअटेनेबल। अटेनेबल वो होंगे जो पीपीसी कर्व के ऊपर होंगे और पीपीसी कर्व के अंदर होंगे। और अटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन से होंगे? प्राप्य संयोजन कौन से होंगे? अप्राप्य। एनी पॉइंट आउटसाइड द बाउंड्री लाइन और प्रोडक्शन शोज अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, जो पॉइंट आउटसाइड है बाउंड्री लाइन के और प्रोडक्शन के, उनको क्या बोलेंगे हम? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, जो बाहर है इनको हम अटेन ही नहीं कर सकते। हमारे पास जितने स्रोत उपलब्ध हैं, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, इनको हम नहीं, इन तक नहीं पहुंच सकते, इनको हम अटेन नहीं कर सकते। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा ग्राफिकली प्रेजेंटेशन कर रही हूँ आपके सामने। ये देखिए, ये अपनी पीपीसी कर्व थी। अब इसके अंदर ये आपकी पीपीसी कर्व है, लाइन टेढ़ी चलेगी। ये है आपकी पीपीसी कर्व। इसके अंदर है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट। ठीक है, एफ और जी और आई और एच। ठीक है, एफ जी आई और एच, एफ जी आई और एच, एफ जी आई और एच, 3 पॉइंट थे। अब देखो, इससे आपको 3 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। एक है ए बी सी डी ई का पॉइंट, ए बी सी डी ई का पॉइंट। ये क्या है? ये वो पॉइंट है जिस समय स्रोतों का क्या हो रहा है? फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, स्रोतों का पूर्ण रूप से उपयोग हो रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं, चीज़ों का हम क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन और ई कॉम्बिनेशन। इन ए बी सी डी पॉइंट पर जो उत्पादक है, मतलब जो स्रोत है, रिसोर्सेज है, उनका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। ये सबसे सही कंडीशन है 2 वस्तुओं के उत्पादन की। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ आ रही है एफ और जी पॉइंट। ठीक है, एफ और जी पॉइंट, एफ और जी पॉइंट, कोई शक नहीं है कि ये क्या है? हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। लेकिन इनके अंदर क्या हो रहा है? इनके अंदर क्या हो रहा है? स्रोतों का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। ये क्या है? अंडर यूटिलाइजेशन वाली कंडीशन है, अंडर यूटिलाइजेशन वाली कंडीशन है स्रोतों की। इसके अंदर क्या है? हम स्रोतों का और अच्छे से उपयोग कर हम इस लेवल तक पहुंच सकते हैं, इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। अब ये क्या है? अटेनेबल भी है और ये क्या है? फुलर यूटिलाइज भी है। ये एफ और जी पॉइंट अटेनेबल तो है, इनको लिया मतलब अटेन तो किया जा सकता है, लेकिन ये क्या है? अंडर यूटिलाइजेशन है। ठीक है, अब उसके बाद आ गया तीसरा पॉइंट आई और एच का। आई और एच का, ये 2 वो पॉइंट है जिनको हम बोलते हैं अनअटेनेबल, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अप्राप्य संयोजक, जिनको हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये वो वाले कॉम्बिनेशन है। तो इसमें यूटिलाइजेशन और अंडर यूटिलाइजेशन का कोई रोल नहीं आएगा। यूटिलाइजेशन और अंडर यूटिलाइजेशन का इन दोनों के समय ही आएगा। ठीक है, फुलर यूटिलाइजेशन तो तब होगा, इस लेवल पर होगा पीपीसी लाइन। ये होती है अपनी पीपीसी लाइन। ठीक है, इसको पीपीसी लाइन बोलते हैं। इसके ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन आ गए वो होते हैं पीपीसी कॉम्बिनेशंस बोला जाता है उनको, पीपीसी संयोजक बोला जाता है उनको। उत्पादन संभावना वक्र के संयोजक बोला जाएगा, ए बी सी डी ई को। और ये हमारे फुलर यूटिलाइजेशन हो रहे हैं, स्रोतों का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। एफ और जी पॉइंट है, एफ और जी पॉइंट है ऐसे पॉइंट है जो अटेनेबल तो हैं, लेकिन क्या है? अंडर यूटिलाइजेशन है। यहाँ पर स्रोत का पूर्ण रूप से उत्पादन नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब कि मैंने आपको बताया था कि हम 10 यूनिट बना सकते हैं, लेकिन हम 8 ही बना रहे हैं एक्स की। वाई की हम 5 बना सकते हैं, लेकिन हम 3 बना रहे हैं। तो ये वो वाला केस है। ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन। अगर हम फुल यूटिलाइजेशन की मतलब 10 बना सकते हैं, 10 ही बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं, 5 ही बना रहे हैं। ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन हो गया कि 10 बना सकते हैं लेकिन 8 बना रहे हैं, 5 बना सकते हैं लेकिन 3 बना रहे हैं। ये हो गया अंडर यूटिलाइजेशन, ये हो गया अपने एफ और जी वाले पॉइंट। और दूसरी तरफ हम सिर्फ 10 बना सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम 12 बना लें। 5 बना सकते हैं, हम चाहते हैं कि हम 7 बना लें। तो ये क्या है? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, ये हम अटेन नहीं कर सकते। ये तभी अटेन हो सकते हैं जब हमारा क्या होगा? या तो स्रोतों में बढ़ोतरी हो जाए, या तो नई टेक्नोलॉजी आ जाए। ठीक है, ये तभी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये तब होगी
तो वो क्या है, हम ये एजप्शन मानते ही नहीं है कि हमारे स्रोत बढ़ रहे हैं या हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। हम तो पीपीसी कर्व ही इसी सिद्धांत पर लेकर चलते हैं, इसी प्रिंसिपल पर लेकर चलते हैं कि जो स्रोत हैं वो हमारे लिमिटेड है, जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये वाले अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हम अटेन नहीं कर सकते, हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये तभी हो गए जब हमारे क्या है, पीपीसी कर्व के जो अजप्शंस हैं वो रिमूव हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, पीपीसी कर्व के जो सिद्धांत है वो यही बताते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट ही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पीपीसी कर्व का अच्छे से समझ आ गया होगा। मीन्स थोड़ा थोड़ा टॉपिक आपको बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे पीपीसी जो कर्व है उस पीपीसी कर्व के ऊपर हमारी जो 3 प्रॉब्लम्स पड़ी थी कि हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उन सभी को अच्छे से पढ़ेंगे। और आपको अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है ना, उनको भी कैसे अटेन किया जाएगा वो देखेंगे, या फिर शिफ्ट देखेंगे कि पीपीसी कर्व आगे की तरफ शिफ्ट कैसे होती है, पीछे की तरफ शिफ्ट कैसे होती है। वो सारी चीज़ें आगे पीपीसी कर्व का ही अपना टॉपिक चलेगा, लेकिन आगे इसके और कंटेंट में पढ़ेंगे और न्यू टॉपिक पे पढ़ेंगे पीपीसी कर्व के। आज मैंने पीपीसी कर्व को आपको बेसिक लेवल पर समझाया है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ इसको शेयर भी कर दिया करो ताकि व्यूज़ बढ़ें हमारे। ठीक है, व्यूज़ बढ़ेंगे तो सच में कॉन्फिडेंस आएगा और आपको डेली की डेली न्यू वीडियोज़ आपको मिलेंगी, कंटेंट अच्छा मिलेगा। जब तक आपका सीईटी मेंस आएगा, डेट आएगी उसकी, तब तक आपका ये सब्जेक्ट धीरे धीरे अच्छे से रेडी होता जाएगा। ठीक है, आपको ये बेसिक सी समझ आने लग जाएगी क्योंकि नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है ना। सो धीरे धीरे आप इसको समझोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा और सारा का सारा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा और बेसिक लेवल से लेकर हायर लेवल तक कराया जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग से जिसको इकोनॉमिक्स की जीरो भी नहीं पता ना, इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता, वो भी धीरे धीरे समझने लग जाएगा कि इकोनॉमिक्स में होता क्या है। और ये तो आगे इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये नया जो सब्जेक्ट ऐड हुआ है। सो ठीक है, तो इसके नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो और वहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।